Since तो अभी हम लोग प्रेजेंटली मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये अपना जो एनएलएम है उसी का ये पार्ट है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, 11th फिजिक्स। तो लास्ट क्लिप में मैं तो मंकी प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, तो ये तो आप लोग को पता ही है। मोमेंटम क्या है एक्चुअली, वेक्टर पी इज इक्वल टू एम बी, है ना। मतलब इट इज ए कंबाइंड इफेक्ट, राइट, इट इज कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट, है ना, इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, राइट, मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कंबाइंड इफेक्ट है और ये अपना वेक्टर है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। और P1 प्लस अगर P2 तो एंगल बेस एडिशन होगा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। ये P1 ये P2 और उनके बीच का। और चेंज इन मोमेंटम भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, काफ़ी यूजफुल वो है डेल्टा P, राइट। तो चेंज इन मोमेंटम वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर में डिफरेंस जो होता है डेल्टा P, है ना। तो डेल्टा P इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। और अगर आप वेक्टर इसका हटाते हो तो मॉड लेगा P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो अंडर रूट P फाइनल स्क्वायर प्लस P इनिशियल स्क्वायर माइनस 2P फाइनल P इनिशियल कॉस थीटा, राइट। तो ये अपना चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। और ये न्यूटन्स NLM2 तुम लोग पता है कि ये फोर्स जो होता है ना वो डेल्टा P बाई डेल्टा T, मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, राइट, चेंज इन मोमेंटम, है ना, एंड अपॉन टाइम टेकन ये होता है। या डेल्टा P इज इक्वल टू F डेल्टा T, तो ये भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप ऐसा सोचो, प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो मोमेंटम चेंज कर जाता है, आपको कंटिन्यूसली वेलोसिटी जो होता है ना, जैसे ये ग्राउंड है, ये बॉल है, मास एम है, अपने यू से फेंका थीटा से, तो यहाँ जा कर के देखो पहले मोमेंटम इधर जा रहा था, अब इधर जा रहा है। यहाँ T0 है, यहाँ पर T कैपिटल T है, रिकॉल कर रहे होगे 2U साइन थीटा बाई जी होता है। तो अब ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में डेल्टा P निकालना है जर्नी में, आपका पूरा फुल जर्नी में, है ना। तो अभी देखो आप, मास एम है, यहाँ पर अगर बॉल होते mg काम कर रहा है, यहाँ भी mg काम थ्रू आउट, देखो भले वेलोसिटी चेंज हो रहा है लेकिन फोर्स तो आपका थ्रू आउट काम कर रहा है कॉन्स्टेंटली। तो अपन डेल्टा P F डेल्टा T होगा, तो F कितना हो गया तुम्हारा mg, और यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लग रहा है टाइम ऑफ लाइट के बराबर 2U साइन थीटा बाई जी, तो ये जी कैंसल, तो ये 2mu साइन थीटा ये भी हो गया। या तुम इसको वेक्टर के फंडामेंटल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे तुम्हारा देख लो, पहले तुम्हारा ये ऐसे है, बाद में ऐसे हो रहा है, तो ये फाइनल हुआ और ये इनिशियल हुआ, बाकी तो सब थीटा mu मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो वही है। तो डेल्टा P फाइनल माइनस क्या होगा इनिशियल, तो फाइनल वाला तो ये हुआ माइनस इनिशियल, तो इसको जब रिजॉल्व करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोमेंटम तो चेंज होता नहीं है। ठीक है, अब देखो इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो आप इसको दिस प्लस वेक्टर का रूल है, तो ये तुम्हारा mu साइन थीटा हुआ क्या, और ये भी mu साइन थीटा, राइट। तो फाइनली जोड़ोगे तो ये तुम्हारा 2mu साइन थीटा, तो ये अपना आंसर हो गया। ये भी तो ही आंसर आ रहा है ना, तो इससे भी तुम वेक्टर से भी कर सकते हो, मतलब ये वेक्टर डिफरेंस है, राइट, ये फाइनल और ये इनिशियल, गेटिंग नाउ। तो ये हो गया। और ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, इस पर भी प्रॉब्लम्स आता है, NLM का ये भी एक कोर टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो NLM2 क्या बोलता है आपका, NLM2 बोलता है F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। तो अगर F 0 होता है तो तुम्हारा डेल्टा P क्या होगा, 0 होगा, तो
तो इसका मतलब कि या तो P कांस्टेंट है, ठीक है, या तो P क्या है, खुद जीरो है, ठीक है ना। अगर P जीरो तो डेल्टा P जीरो ही हो जाएगा, तो P कांस्टेंट है, मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कंजर्वेशन प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको, कंजर्वेशन प्रिंसिपल, राइट, ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, राइट, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, मोमेंटम ऑफ सिस्टम, राइट, मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलराइट। तो ये हो गया, ठीक है। ये टॉपिक के बाद हम लोग फ्रेम ऑफ द रेफरेंस, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल और स्यूडो फोर्स भी डिस्कस करने वाले हैं। उसमें खास करके आपका पुली के अंदर वेइंग मशीन का जो कॉन्सेप्ट होता है, वेइंग मशीन प्रॉब्लम, रीडिंग उसका, ये सब डिस्कस करने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे तुम्हारा ये गन बुलेट प्रॉब्लम होता है, तो ये जो गन बुलेट में क्या होगा, गन प्लस बुलेट, राइट। तो ये तुम्हारा मान लो कि ऐसा है, ये गन है, तो ये मास ऑफ द बुलेट VB, और ये आपको मास ऑफ द गन, और ये रिक्वाइल करेगा। एक्चुअली हम लोग पूरा सिस्टम ले रहे हैं, तो पूरा सिस्टम ले रहे हो तो ये बुलेट और सिस्टम में आएगा बुलेट प्लस गन, बुलेट प्लस गन, ठीक है। और फायरिंग के पहले P इनिशियल क्या है, जीरो, बिफोर फायरिंग। तो ये आपका बिफोर फायरिंग हो रहा है, और फायरिंग ध्यान देना ये इंटरनल फोर्स है, कोई बाहर से नहीं लग रहा है, इसी का पार्ट है, ट्रिगर यहाँ से अब, राइट। तो P फाइनल भी जो होगा वो भी जीरो होगा। तो अभी तुम्हें कौन कौन, ये मोमेंटम दिख रहा है, ये मोमेंटम दिख रहा है, तो MB VB एंड प्लस मास ऑफ द गन V ऑफ द गन जीरो। तो यहाँ से देखो V ऑफ द जो गन होगा वो माइनस MB VB एंड मास ऑफ द गन, इसको रिक्वाइल स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिक्वाइल स्पीड बोलते हैं। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो MB मास ऑफ द बुलेट, VB मास ऑफ द गन, मतलब अगर ये बढ़ता है तो रिक्वाइल कम होगा, और गन अगर भारी है तो, ठीक है। और भी ऐसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पर प्रॉब्लम्स आते हैं आप लोग इसमें, जैसे कि टोटल, अब मान लो कि ये तुम्हारा कोई प्लैंक है, ब्लॉक है, और ये मास ऑफ द बुलेट VB, स्पीड ऑफ द बुलेट, ये रेस्ट में है, ये कैपिटल M है। तो अब ये F0 है, और ऐसा कुछ दिया कि कॉमन स्पीड, जब इसमें ये बुलेट पेनेट्रेट हो गया, ट्रैप्ड हो गया, तो फिर ये कॉमन स्पीड से V से मूव कर रहा है, तो V निकालना है। तो आप ये पूरा इसको सिस्टम ले लो। तो अभी P इनिशियल, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं है, F एक्सटर्नल क्या है तुम्हारा, जीरो है, X डायरेक्शन में। तो P इनिशियल इन X, P इनिशियल इन P फाइनल इन द X, दोनों तो सेम होगा ना। तो अभी देखो MB VB, ठीक है, I कैप इज इक्वल टू M प्लस ये मास ऑफ द बुलेट एंड V, वेक्टर V। तो वेक्टर V इज इक्वल टू MB VB I कैप अपॉन M प्लस MB। तो ये आपका इस तरीके से, तो ये सब है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ऑलराइट। तो अब जैसे आप मान लो कोई पार्टिकल है, अब ये एक्सप्लोड कर जा रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, तो कुछ ऐसा, तो देखो अभी तो P इनिशियल जीरो है, F एक्सटर्नल आपका जीरो है, ये इंटरनल फोर्स है, ठीक है। मान लो ये टूट गया M1 M2 में, ये V1 है, ये V2 है। तो देखो अभी आपका P इनिशियल जीरो है, कोई बाहर से फोर्स लग नहीं रहा है, तो P फाइनल भी क्या होगा, जीरो। तो M1 वेक्टर V1 प्लस M2 वेक्टर V2 इज इक्वल टू जीरो। तो ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, या M1 वेक्टर V1 माइनस M2 वेक्टर V2, मतलब कि आपका मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट हो रहा है, ठीक है। ऐसे 3 फ्रैगमेंट्स के लिए भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई पार्टिकल है, अब ये आपका रेस्ट में है, और ये F0 है, फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है। अब ये एक्सप्लोड करके एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है,
एक इधर भाग रहा। मान लीजिए पहला का मोमेंटम P1 है, दूसरा का P2 है, तीसरा का P3 है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो डेफिनेटली आपका नेट मोमेंटम जीरो होना चाहिए। P इनिशियल जीरो है, F एक्सटर्नल आपका जीरो है। बार बार बोल रहा हूँ, जो एक्सप्लोजन हुआ है वो आपका इंटरनल फोर्स है। एक्सप्लोजन क्या है? इंटरनल फोर्स है। तो नेट मोमेंटम आपका P फाइनल भी जीरो होना चाहिए। तो तभी होगा जब इसका रिजल्टेंट और इक्वल एंड अपोजिट होगा। मतलब P3 जो होगा अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, या P3 स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कॉन्सेप्ट, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। दूसरी बात है ये वेइंग मशीन प्रॉब्लम। अभी फिलहाल तो मैं उसको जी इफेक्टिव कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लेकिन अगले क्लिप में मैं उसको आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता दूंगा, सूडो फ्रेम से। एक्चुअली जो ये वेइंग मशीन जो प्रॉब्लम है ना, उसमें जो नॉर्मल फोर्स होता है वो रीडिंग करता है। तो जैसे ये आपका लिफ्ट है, खास करके ये लिफ्ट में अपना ये मशीन है, अपना क्या है? मशीन है। और ये तो mg हो गया और ये नॉर्मल फोर्स हो गया। तो n इज इक्वल टू mg ऐसे नॉर्मल केस में, और ये रीडिंग हो गया, मतलब एक्चुअल वेट हुआ, एक्चुअल वेट mg हो गया। लेकिन जब अगर लिफ्ट अपेरेंट वेट, तो अपेरेंट वेट मतलब जब लिफ्ट एक्सलरेट कर रहा हो तो mg इफेक्टिव अपन लगाते हैं। और g इफेक्टिव जो होता है ना, वो वेक्टर g मॉड ऑफ वेक्टर g माइनस a। तो g तो आपका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुआ, ड्यू टू ग्रेविटी, ये प्रॉब्लम लगाएंगे, ठीक है ना। और ए हुआ लिफ्ट का एक्सलेशन, किसका हुआ? अब देखो, मान लो ये केस है, तो तुम्हारा ए कहाँ है? ऊपर है, और जी कहाँ है? नीचे है। तो ये जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ये एंगल 180 हुआ। तो मॉड ऑफ जी मतलब जी इफेक्टिव जो हुआ तुम्हारा, वो हुआ जी माइनस ए। तो अंडर रूट जी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2GA कॉस 180, कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो जी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2GA हो जाएगा। तो ये जी प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? जी प्लस ए हो जाएगा। तो इस केस में आपका रीडिंग जो आएगा एम जी प्लस ए, या अपेरेंट वेट बोलेंगे तो ये एम बढ़ गया तुम्हारा, जी प्लस ए एम जी से बढ़ गया, ठीक है ना। उसी तरीके से और भी तुम सोच सकते हो, ठीक है, अलग अलग केस। आप उसमें नीचे का भी सोच सकते हो कि अगर लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है तो उसको तुम कैसे सॉल्व करोगे? अब ये मान लो लिफ्ट मशीन है, ये तुम्हारा मशीन है, और ये पर्सन है, ये तुम्हारा जी, और इधर ए। तो थीटा कितना हो? 0। तो जी इफेक्टिव जो होगा, जी इफेक्टिव, ये तुम्हारा जी इफेक्टिव क्या होता है? मॉड ऑफ जी माइनस ए, है ना। तो जी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2GA कॉस 0, तो कॉस 0 1। तो ये तुम्हारा जी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? जी माइनस ए हो गया। तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम टाइम्स जी माइनस ए, या अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एम टाइम्स जी माइनस ए, राइट। अब कभी ऐसा बोलते हैं स्टूडेंट्स कि अगर सर ए का वैल्यू ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, अगर ए का वैल्यू ज़्यादा हो गया जी से, तो क्या होगा? तो इसका मतलब कि ये आपको ये सब जो ऑब्जेक्ट हो तो जी से भाग रहा है, और ये जो सरफेस है मान लो ये 10 से गिर रहा है और ये 20 से, तो गैप बन जाएगा ना, गैप बन जाएगा। एन का वैल्यू क्या? 0 होगा, नो कॉन्टैक्ट होगा, तो आपका कोई रीडिंग मतलब वेट 0 आएगा, ठीक है। आ रही वो समझ में? तो इस तरीके से हम लोग ये, हाँ, इसको मैं आपको सूडो फोर्स के भी कॉन्सेप्ट से डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन आपको रिजल्ट्स बस यही याद रखना है कि नॉर्मल फोर्स एम जी इफेक्टिव एम वेक्टर जी माइनस वेक्टर ए, राइट। और ये जो वेक्टर का कॉन्सेप्ट है जी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2GA कॉस थीटा, और थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर जी एंड वेक्टर ए, और ए एक्सलेशन है लिफ्ट का, ये क्या है? एक्सलेशन है लिफ्ट का। ओके, थैंक यू।